इंटेंस सब्जेक्ट। विरोध करो कोई दिक्कत है, यहाँ हथियार लेके संविधान के खिलाफ बात करो वहाँ दिक्कत है। आईएसआईएस और बोको हरम के बाद दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। कैसे इस पर आपने लिखने का सोचा? भारत में नक्सलाइट मूवमेंट। सॉन्ग है वंदे वीरम, बहुत ही भावुक और मार्मिक। दर्द की गाथा, पीड़ा की गाथा और अन्याय की गाथा। इतनी भयावह, इतनी विकृत, इतना वायलेंट जो हम सोच नहीं सकते। लेकिन हमारे देश के अंदर नक्सलियों ने 15,000 से ज्यादा जवानों की हत्या की है। ब्रूटल किलिंग का कल्चर। खून की नदियां तो बहेंगी, कैंप हटेगा, सड़क टूट जाएगी। वन ऑफ द मोस्ट मिलिट्राइज्ड बस्तर के वो जिले हैं। भारत सरकार का तिरंगा फहराने का साहस कैसे हुआ? मरती है माँ। हर घर से एक बच्चा उनको देना पड़ेगा, ऐसा नियम बनाया है उन्होंने। मना कम्युनिज्म में डेमोक्रेसी का स्पेस नहीं है। तो अब अपकमिंग कौन से कोई प्रोजेक्ट है अगर आप बताना चाहें? उसका टाइटल है माँ काली। नमस्ते, मैं हूं अपर्णा। बहुत कम देखने को मिला है कि सत्य घटनाओं पर आधारित जो मूवीज़ हैं वो बिल्कुल वैसे ही परोसी जाएं जैसा कि उनका सार है, जैसा कि वो अपने सब्जेक्ट को इंडिकेट करती हैं। द केरला स्टोरी की भरपूर सफलता के बाद सुदीप्त सेन और विपुल शाह की टीम फिर से एक बेहतरीन मूवी लेकर आई है। 100 years of communism and 100 million dead। बस्तर, जो मार्च 15 को रिलीज हो चुकी है, और उसी के राइटर हमारे साथ हैं अमरनाथ जी। तो उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं बिहाइंड द सीन मूवी के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अमरनाथ झा जी से। नमस्ते अमरनाथ जी। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी आपको, जो ये मूवी रिलीज़ हुई है बस्तर, सत्य घटनाओं से प्रेरित होकर, और आप इसके राइटर हैं, आपकी जो टीम है उनको, आपको सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगी, इतना इंटेंस सब्जेक्ट कैसे इस पर आपने लिखने का सोचा? क्यों आपके मन में विचार आया, और क्या आपने इस सब्जेक्ट को क्लोजली जिया है, या इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें? इस सब्जेक्ट के बारे में 2-3 सेगमेंट में उत्तर होंगे। एक तो जो डायरेक्टर है सुदीप्त सेन, उनका काफी गहरा रिश्ता रहा है इस सब्जेक्ट से, क्योंकि एक तो इस सब्जेक्ट जो मूवमेंट है, ये सब्जेक्ट यानी भारत में नक्सलाइट मूवमेंट, भारत में आर्म्ड कम्युनिस्ट मूवमेंट, अगर इंटरनेशनल वर्ड में कहा जाए। नक्सल तो लोकल टर्म है, अगर विश्व परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो ये भारत का आर्म्ड कम्युनिस्ट मूवमेंट है, और एक दौर में ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्ड कम्युनिस्ट मूवमेंट रहा है हमारे इस पिछले 50 वर्षों का। इस आर्म्ड कम्युनिस्ट मूवमेंट से जो अल्ट्रा लेफ्ट आउटफिट कहे जाते हैं, अल्ट्रा लेफ्ट, उससे उनका भी कनेक्शन रहा है, सुदीप्त सेन का भी कनेक्शन रहा है, क्योंकि उनका घर न्यू जलपाईगुड़ी में है, और न्यू जलपाईगुड़ी और जो नक्सलवादी है, जहां से भारत में आर्म्ड कम्युनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ, मुश्किल से 50 किलोमीटर की दूरी है। तो वो तो बड़े हुए हैं उस आबो हवा में ये, और शायद उन्हीं दिनों उनका जन्म हुआ होगा जिन दिनों ये मूवमेंट हुए हो, तो ये बड़े हुए उस यार। तो और फिर उन्होंने बस्तर पे डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी किया है। ये उनके मन में था कि काफी समय से उनका रिसर्च था, उनके मन में था कि मुझे ये फिल्म करनी है। और दूसरा मैं हुआ एक कंटेंडर, चूंकि मैं भी कॉलेज के दिनों में एक मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, जो यहाँ के फार लेफ्ट मूवमेंट है उससे जुड़ा हुआ था, तो मैं उस सब्जेक्ट को समझता था, जानने की कोशिश करता रहा। फिर मैंने बाद में किताब भी लिखी, डिकोड रेड नाम से। जी, तो हम दोनों ही सब्जेक्ट को लेके अभी से नहीं, काफी वर्षों से अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे थे, और मैं उनको जानता हूँ काफी सालों से। हम लोग ऑन एंड ऑफ मिलते भी थे, लेकिन हम इसको फिल्म के रूप में बना पाए, ऐसी हमारी
इतनी ऐसा क्रेडेंशियल्स नहीं हो पाया था कि इतने पैसे हमें कोई दे बनाने के लिए, क्योंकि बहुत पैसा चाहिए इस तरह की फिल्म को बनाने के लिए। और ये फिल्म काफी रिस्की है क्योंकि ये टिपिकल रेगुलर बॉक्स ऑफिस कमर्शियल नहीं है, जहां आपको पता है कि जहां एक सेट फार्मूला है कि इस पे फिल्म चलने की संभावना ज्यादा है। ये बहुत ही रिस्की गेम होता है और सिनेमा आपको पता है बहुत ही महंगा आर्ट फॉर्म है। तो इस समाव ये सब हो पाया एक साथ, तो हम इसे कहानी क्या। इसका ट्रेलर हम सभी ने देखा है और देखकर एकदम अंदर तक एक मतलब गूज बम्स बोले कांप जाता है मन और दिमाग। तो इसका पिक्चराइजेशन, इसका डायरेक्शन तो बहुत ही मतलब कमाल है। और द केरला स्टोरी के बाद एक और जो आप सुदीप्तो सेन जी की टीम ने जो ये स्टोरी दी है, आपको जो ये राइटिंग पार्ट है पूरा का पूरा, जो स्क्रीन प्ले वाला पार्ट है, वो कैसे एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, बिहाइंड द सीन अगर आप कुछ बताना चाहें। जी बिल्कुल बता सकते हैं। और एक तो केरला स्टोरी की टीम, जिसके एक तरह से एक तो सुदीप्तो सेन डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर विपुल शाह जी हैं। जी, ये इस तरह की फिल्म को बैक करने वाले प्रोड्यूसर बहुत कम होते हैं। विपुल शाह बहुत साहसी करेजियस प्रोड्यूसर हैं जो इस तरह की फिल्म को बैक करते हैं। और जब ये हुआ कि ये फिल्म बनानी है, इस विषय पे फिल्म बनानी है, और मैं उसका सबसे मजबूत दावेदार था लिखने के लिए, क्योंकि मैं विषय भी जानता हूँ और स्क्रीन पर राइटर भी हूँ, तो एक्सपर्टीज मुझे ज़्यादा मजबूत दावेदार बनाया है इस फिल्म को लिखने के लिए। तो उन्होंने मुझे दे दिया कि तुम ही लिखोगे तो बनेगी, तो लिख के दो। और मैं काफी स्ट्रगल कर रहा था इसकी कहानी को क्रैक करने में, जी, क्योंकि मैं इस विषय को काफी जानता हूँ। मैं नहीं बोलूंगा मैं एक्सपर्ट हूँ, बट मैं स्टूडेंट रहा हूँ इस विषय का पिछले 20 वर्षों में। तो अगर आप 20 वर्ष किसी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो तो आप कितना उस पर स्टडी करोगे, और पुस्तक लिखा जैसे मैंने आपको बताया। तो मुझे इस सब्जेक्ट पे कहने के लिए 100 एपिसोड का वेब सीरीज चाहिए। जी, इतनी चीजें मैं जानता हूँ, उसको आप 2-2.5 घंटे की सिनेमा में कहना जी, सीमिंगली इम्पॉसिबल दिखा मुझे। मैं ऐसा कोई कन्विंसिंग क्लिंचिंग स्टोरी क्रैक नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सुदीप्तो सेन, जिनको मैं दादा बोलता हूँ, उनको बोला कि दादा मजा नहीं आ रहा, जो चाहिए ना वो निकल के नहीं आ रहा है कि हाँ ये अभी कहानी है, अब इस पे फिल्म बनाएंगे, वो नहीं मिल रहा है। बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं बट वो मजा नहीं आ रहा है। तो दादा बोले एक काम करते हैं, चलो घूम के आते हैं। तो हमारे प्रोड्यूसर, हम, दादा और लिटरली हम बस्तर गए, क्योंकि एपी सेंटर अभी बस्तर है। बाकी जगहों पे देश में कम हो गया है। एक दौर में 120-125 जिलों में था, अभी सिमट के 25-30 जिले में आ गए, जहाँ वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बनाए हुए हैं सिक्योरिटी फोर्स से। बाकी जगह अलग अलग सॉफ्टवेयर लेवल पे है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विरोध करो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ हथियार लेके संविधान के खिलाफ बात करते हो वहाँ दिक्कत है। फिर हम बस्तर गए और बस्तर में अच्छा खासा समय गुजारा हमने। अच्छा, और वो हाँ, मैंने लोगों के साथ मिले, अलग अलग जगहों में, गांव में, सर्किट हाउस में, जहां मौका मिला ढाबे पे रुके। हमने लगभग 20-22 दिन के आसपास एक हमारा हो गया होगा, अगर ओवरऑल ट्रिप हम कंप्लीट करें तो डिसेंट समय हमने गुजारा। और अलग अलग तरह के लोगों से, अलग अलग स्नाता के लोगों से हम मिले, उनकी कहानियां सुनी, उनके बारे में सुने। जो फॉर्मर नेक्सलाइट्स थे, सरेंडर्ड नेक्सलाइट्स थे, उनसे मिले, तरह तरह के लोगों से मिले, सब गांव की महिलाओं से मिले। फिर हमें कुछ ऐसी महिलाएं मिली, फिर वो अपनी गाथा बता रही थी, उनके साथ क्या हुआ, दर्द की गाथा, पीड़ा की गाथा और अन्याय की गाथा। और जब वो अपनी गाथा बता रही थी, उनके साथ हुए जो एट्रोसिटी है वो बता रही थी, जिसके कुछ अंश आपने ट्रेलर में देखे होंगे। वो सत्य घटना है, जो ट्रेलर में कुछ आप भयावह, डरावनी, रोंगटे खड़ा करने वाली जो दृश्य है, वो सत्य घटना है, वो घटना सत्य है। जब वो बता रही थी वो महिला, वो लगभग 8-9 साल पहले उनके साथ वो घटना हुआ था, जब उनके पति को उनके आंखों के सामने में कई टुकड़े किए गए थे। और मैं आपको बताऊं, 8 या 9 वर्ष बाद वो मुझे, हम लोगों को, मुझे नहीं, हमें बता रही थी कि उनकी आंखों में, उनके चेहरे में कोई सिकन नहीं था,
वो जो आंखें पथराई उनके उस 8-9 वर्ष पहले, 9 वर्ष तक वो दर्द हील नहीं हो पाया था। उनकी आंखें 8 वर्ष बाद भी वैसी की वैसी पथराई हुई, स्टोन फेस अभी तक थी। यानी वो कितना गहरा दर्द है, वो एगनी कितना डीप और कोलेस्ट्रॉल है उनके अंदर, जो 8 साल का समय बहुत बड़ा होता है, उसको हील नहीं कर पाया। वहां मुझे लग गया कि ये कहानी है जो लोगों को कहना था जी। तो फिर मैंने दादा को बोला, दादा कहानी मिल गई है, अभी लिखते हैं। क्योंकि ये दर्द जो है ना, ये दर्द की कहानी है जो क्रॉस फायर में फंसे रहते हैं। उनको न पुलिस चाहिए और न माओवादी चाहिए। सामान्य जिंदगी में किसको पुलिस चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। न किसी को डाकू चाहिए न पुलिस चाहिए। ठीक वैसे ही जो बस्तर, जो हमारी फिल्म है, वहाँ की माओ को, वहाँ की फैमिली वालों को न पुलिस चाहिए और न माओवादी चाहिए। वो एक सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं। तो वहां मुझे कहानी मिल गई। फिर मैं बोला अब लिखते हैं। अभी दिख गया मुझे कहना क्या है जी। और मैं एक और चीज ऐड करूंगा आपके अगले सवाल से पहले, क्योंकि मैं इस संगठन से कभी जुड़ा रहा। इस संगठन का जो ओरिजिनल रूप, अभी तो संगठन बदल गया है, मैं आपको बताऊंगा जी। जो ओरिजिनल फॉर्म था इस संगठन का 25 साल पहले, 20 साल पहले, मैं उससे जुड़ा हुआ रहा। ओवर द ईयर में सारे संगठन बदलते हैं, नए लीडरशिप आती है तो जो बदलाव होते हैं हर संगठन के साथ होता है, तो उस संगठन के साथ भी बदलाव हुए। लेकिन जिस संगठन से मैं जुड़ा था और जिस संगठन को मैं अभी विटनेस कर रहा था 20 साल बाद, मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं इसी संगठन से जुड़ा हुआ था। क्या ये वही संगठन था जिससे मैं जुड़ा हुआ था, जिसके लिए हम कभी आंदोलन करते थे? इतनी भयावह, इतनी विकृत, इतना वायलेंट, जो हम सोच नहीं सकते। मतलब आपने एक तरह से जिया है इस स्टोरी को, मतलब आप खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया, वहाँ गए, इसके बाद आपने, मतलब आप लोगों ने सच को बाहर लाया है। कई लोग इस तरह से पूछते हैं कि जितना मूवी में दिखाया है उससे ज़्यादा है। कई लोग बोल रहे हैं कि मूवी में जो दिखाया है वो कम है। मतलब तो आप क्या बोलेंगे? मैं आपको थोड़ा एक पृष्ठभूमि दे रहा हूँ क्यों एट्रॉसिटी उतनी ज्यादा बढ़ रही है। इसका ना मैं एक कॉन्टेक्स्ट दे दूं, समझ में आएगा। यहाँ शायद स्पेस है, सिनेमा में आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हो। भारत में जो कम्युनिस्ट आर्म मूवमेंट था उसका मैं पृष्ठभूमि दे देता हूँ। 1967 में कम्युनिस्ट आर्म मूवमेंट जो नक्सलाइट मूवमेंट शुरू हुआ और अगले 20-25 सालों में 90s होते होते 3 प्रमुख पार्टियां थी, जिसमें से एक था CPI-ML-PU यानी CPI-ML पार्टी यूनिटी, दूसरी पार्टी थी CPI-ML-PWG यानी CPI-ML पीपुल्स वॉर ग्रुप, और तीसरी पार्टी थी माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। ये तीनों ही पार्टी नक्सल मूवमेंट के आसपास से बड़े हुए थे 67 में, और आप भारत के अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्षेत्र में ये काम कर रहे थे। और 1998 में CPI-ML-PU और CPI-ML-PW मर्ज कर जाते हैं और एक नया संगठन बनता है CPI-ML-PW। तो उसके बाद भारत में 2 प्रमुख कम्युनिस्ट आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन कार्यरत होते, छोटे मोटे बहुत सारे होते हैं, उनका नाम बहुत लंबा है। 2 प्रमुख थे जिनका प्रेजेंस था, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में था, वो बच गए थे। मैं पोस्ट 1998 की बात कर रहा हूँ। CPI-ML-PW यानी CPI-ML पीपुल्स वॉर, MCC माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, ये 2 थे। उसमें से माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर का जो मोडस ऑपरेंडी था, उसमें रूथलेस किलिंग उनके मोडस ऑपरेंडी का प्राइम टास्क था। वो गांव के गांव मार देते थे, बच्चे बूढ़े महिला स्त्री सबको मारते थे। रिपोकशन में दलितों को दूसरे प्राइवेट आर्मी मारते थे, वो एक अलग इशू है। लेकिन उनके यहाँ ब्रूटल किलिंग का कल्चर था। किलिंग CPI-PW भी करते थे, लेकिन वो टारगेटेड किलिंग करते थे, ब्रूटल किलिंग का कल्चर उस समय नहीं आया था। किलिंग तो वो भी करते थे, लेकिन MCC में ब्रूटल किलिंग का कल्चर था। MCC को मुरीकटुआ पार्टी, बिहार में अगर आप सर्च करते उस समय देखेंगे, आप जर्नलिस्ट हैं, तो मुरीकटुआ पार्टी कहा जाता था, क्योंकि वो गोली नहीं मारते थे, गर्दन काटते थे, तो नाम ही था मुरीकटुआ पार्टी। तो हुआ क्या, 98 में एक संगठन बनी
CPIML PU और CPIML PW को मर्ज होने के बाद CPIML PW, और 2004 में CPIML PW यानी CPIML पीपल्स वॉर और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर मर्ज कर जाता है और नई संगठन का जन्म होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, CPI माओइस्ट, जो आज भारत में है। और उस लीडरशिप में जो मैं समझ पाया, मेरा आकलन है, उनके मोडस ऑपरेंडी जिस तरह से दिखे हैं 2004 के बाद से, जो 2004 में मर्जर में MCC के लीडरशिप में हावी हो गए। इसलिए उनका किलिंग कल्चर, अगर आप थोड़ा स्टडी करेंगे किलिंग पैटर्न्स को माओवादियों का या इंडियन आर्म कम्युनिस्ट वालों का, तो 2004 के बाद से काफी बढ़ गया है। 2005 में सबसे बड़ा जेल ब्रेक किया, जहां उन्होंने लिटरल जेल को आई थिंक 100+ पीपल को लेके चले गए थे जहानाबाद में। उसके बाद आप देखोगे ना, हंड्रेड्स ऑफ इवेंट्स हैं और मल्टीपल किलिंग्स है। 2010 आते आते 76 CRPF जवानों को उन्होंने मारा। 76 द बिगेस्ट नंबर इंटरनली मारे गए हैं सिंगल टाइम में। तो वो जो किलिंग कल्चर रहा है वो पीक टाइम रहा है। तो ये एक लोग समझ नहीं पाते हैं, मतलब ये एनालाइज पब्लिक डोमेन में नहीं है। एक्सपर्ट तो कर ही रहे हैं, पब्लिक डोमेन में ये एनालाइज नहीं है कि ये लोग कि 2004 के बाद किलिंग कल्चर 10-11 होते होते बहुत बढ़ गया। जी, तो हमारी कहानी भी उसी फेज की है। अभी मैं आपको आता हूँ कि ये आपका सवाल था, ये हमारे राइटिंग एक्सरसाइज क्या था, ये आपका सवाल था। तो हमने वो फेज लिया था। मैं वो बता रहा था कि हमारी कहानी वही 2004-05 से लेके 10-11 तक के फेज की है, क्योंकि उस समय वो पूरे देश में लगभग 125-30 जिले में प्रभावित हो गए थे और अपना वो रेड कॉरिडोर बना रहे थे, जहां भारत का 80% मिनरल प्रिजर्व्ड है। उस पे ये जंगल में मिनरल्स होते हैं, तो उस पे उनका कब्जा था। उनका लक्ष्य था कि ये रेड कॉरिडोर बनाएंगे, मिनरल्स पे कब्जा रहेगा, हम काफी कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाब दिया। लेकिन उनका जो किलिंग कल्चर था, मेरे दिमाग में एक सवाल था। जो आपका सवाल ये था कि जो दिखाया गया वो कम है उससे ज्यादा था। अब कम और ज्यादा है ये तो दर्शकों को, जो लोग भुगत रहे हैं उनसे पूछिए। छत्तीसगढ़ के लोगों का कमेंट्स अगर आप देखेंगे हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, छत्तीसगढ़ लोग सब बोलते हैं, जैसे आप भी पढ़े होंगे मल्टीपल कमेंट्स, यार इससे ज्यादा है। लेकिन मेरे दिमाग में एज ए लेखक ये प्रश्न बना रहा कि भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने पंजाब को क्लीन कर दिया। पंजाब भी अनरेस्ट हुआ था, एक्सट्रीम लेवल पे हुआ था, पंजाब क्लीन हो गया। कश्मीर अभी शांत है, ये कितनी बड़ी समस्या। नॉर्थ ईस्ट शांत है, इलेक्शन हो रहे हैं, मतलब बस जहाँ पॉलिटिक्स है, समाज है, तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम हमेशा होते रहेंगे। लेकिन कंटिन्यूस कोई ऐसा अनरेस्ट नहीं है सिवाय इन माओइस्ट अनरेस्ट के, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के। तो मेरे दिमाग में ये प्रश्न था जिसको मैं इस फिल्म में उत्तर ढूंढने की कोशिश किया हूँ कि ऐसी क्या ताकत है, ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसी कौन सी इकोसिस्टम है जो माओवादियों को मजबूत बनाती है और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसके विरुद्ध में उनको इम्यूनिटी देती है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस कमजोर पड़ जाते हैं और वो मजबूत पड़ जाते हैं बार बार। तो कोई तो एक ऐसा इकोसिस्टम है जो उनको सपोर्ट कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, मैं फिल्म के रिव्यूज मैंने पढ़े, काफी इंटेलेक्चुअल लोगों ने रिव्यूज पढ़े, लिखे हैं। लोग ये मानने के, मैंने 2-3 रिव्यूज मैंने पढ़े जिसमें लोग ये मानने के हमारी मजाक उड़ा रहे हैं। रिव्यूज में उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा है कि इस फिल्म के लिखने वालों, बनाने वालों को लगता है कि नक्सल तो सिर्फ कम्युनिज्म की वजह से है। ये सच में कम्युनिज्म की वजह से ही है। लेकिन उनको वो मजाक, हमारा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें पता नहीं है ये नक्सल कम्युनिज्म की वजह से नहीं है, नक्सल का कम्युनिज्म से सीधा रिश्ता नहीं है। और वो लिटरली हेडलाइंस हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में नाम ले रहा हूँ, हेडलाइंस है कि मेकर्स बिलीव नक्सल्स आर बिकॉज ऑफ द कम्युनिज्म। कम्युनिज्म है तभी नक्सलिज्म है, क्योंकि दे आर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, दे आर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सो एंड सो एंड दे आर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सो एंड सो। वो कम्युनिज्म की ही लड़ाई है, वो आर्म्ड कम्युनिज्म की लड़ाई है।
बढ़ावा ये बस तो मिल इंटेलेक्चुअल रहा है। वही है, लक्ष्य वही है, कम्युनिज्म लाना उनका लक्ष्य है, जो अपनी फिल्म बताता हूँ। यही लोग ये मान के चल चुके हैं कि नक्सल जो है ना वो गरीबों की हित की बात कर रहे हैं। ये लोग, ये आम धारणा में सामान्य लोगों से किसी से पूछेगा तो नक्सल एक्टिविस्ट नहीं है, नक्सल तो हक की बात करने वालों में है। यानी कितना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस उनकी जो मशीनरी है इंफॉर्मेशन की और नैरेटिव की, आम लोगों के मन में डाल दिया है। मैंने अपने फिल्म के पहले होते हैं ना ऑडियंस रिव्यूज, उसमें मैं सुन रहा था कि कुछ लड़कियां बोल रही थी, कॉलेज स्टूडेंट्स होंगी, उनका उम्र बता रहा था कि ये गलत दिखा रहे हैं, ये तो नक्सल स्टडीज थोड़ी ना होता है, ऐसे किलिंग थोड़ी नहीं करते। वो मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उनको ये मन में ऐसा नोशन आ गया है कि नक्सल जो है ना वो गरीबों के हित की बात करने वाले लोग। उनको सहानुभूति की जो एक धारणा लोगों ने मतलब पिक्चर कभी लिखा गया है उनके बारे में या कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्रीज बनाए गए हैं, इस वजह से उनको सहानुभूति मिल रही है। क्योंकि वो फ्रंट एंड करते हैं कि गरीबों के हित की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। लेकिन उनसे कोई पूछा जाए तो क्या उनको प्रगति चाहिए? माओवादी को प्रगति चाहिए देश में? नहीं चाहिए। प्रगति करने वालों को रिविजनिस्ट बोलते हैं, संशोधनवादी बोलते हैं। सीपीआई सीपीएम को वे लोग रिविजनिस्ट बोलते हैं, कम्युनिस्ट को, क्योंकि उनको अगर वो प्रगति हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा तो रेवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। उनको प्रगति नहीं चाहिए। इसका सीधा प्रमाण है कि 20 वर्षों से 25 वर्षों से 30 वर्षों से बस्तर में है। बस्तर में कौन सी प्रगति होगी? कौन सा स्कूल चल रहा है? सड़क नहीं बनने दे रहे हैं। सड़क बनने देंगे तो वहां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी रिस्टोर हो जाएगा। अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट का वहां रिस्टोर हो गया तो लोगों को जो भी गवर्नमेंट के बेनिफिट है, वेलफेयर स्कीम से वो पहुंच जाएंगे। तो जो लोगों को बता के रखे हुए हैं कि गवर्नमेंट तो दुश्मन है, दिल्ली सरकार और रायपुर सरकार और भोपाल सरकार तुम्हारा दुश्मन है, हम तुम्हारे अपने हैं, और नए बच्चे वो मानते हैं कि ये अपने हैं सरकार, वो दुश्मन सरकार है, और लाल सरकार अपनी सरकार है, जनता सरकार अपनी सरकार है। वो जो लोगों को, बच्चों को ब्रेन वॉश करके रखे हुए हैं, तो अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच जाएगा और वेलफेयर स्कीम्स उनको देने लगेगा, जो कि हुआ है झारखंड में, जो कि हुआ है बिहार में, और इसलिए वहां से खत्म हो गए हो, यहाँ वो होने नहीं दे रहे हैं। और ऐसा नहीं होने देने में एक इकोसिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा है, और वो इकोसिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनको ब्लैक एंड व्हाइट में ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए कि भाई तुम अगर संविधान के खिलाफ हो तो तुम गलत हो, अगर तुम संविधान तोड़ने के लिए कोई काम कर रहे हो तो गलत हो, अगर तुम किसी की हत्या कर रहे हो विचार के आधार पर तुम गलत हो। सारे रिव्यूज ने ये लिखा है कि इतनी जटिल समस्या के ऊपर में इतनी सरलता से आपने कैसे ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा दिया। मैं कहता हूँ ये जटिल समस्या नहीं है, ये बहुत ही सिंपल समस्या है कि आपको संविधान में यकीन है या नहीं। अगर यकीन है तो चुनाव में आ जाओ, तो उसमें बंदूक की जरूरत नहीं है, सिंपल है। अगर आप चुनाव में नहीं आते हो तो फिर सिक्योरिटी फोर्स आपका काम करेंगे, जो कर रहे हैं। इतनी है ना, उसको बचाने वाले, जो संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं वो दुश्मन है। मैं तो वही दिखाया फिल्म में। और जो जहां माओवादी हैं और माओवादी में जहां बाकी एडिशनल फोर्स हैं, वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उनको न माओवादी चाहिए न एडिशनल फोर्स चाहिए। आपको यकीन नहीं होगा, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं, बस्तर के बीचों बीच हर 5 किलोमीटर पे सीआरपीएफ कैंप है, सड़क को बचाए रखने के लिए। कैंप हटेगा सड़क टूट जाएगी, और कुछ जगह पे 3 किलोमीटर पे सीआरपीएफ कैंप है। अब यकीन, कहा जाता था, जितना मुझे पता था, कि दुनिया का कश्मीर और गाजापट्टी ये सब मोस्ट मिलिटराइज्ड लैंडस्केप है। वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज्ड बस्तर के वो जिले हैं जहां सड़क को बचाए रखने के लिए सीआरपीएफ कैंप को टिके रहना पड़ता है। राशन बांटने के लिए सीआरपीएफ की जरूरत पड़ती है, दवाई बांटने के लिए दवाई बांटनी नहीं करने देंगे, बेसिक सिविल सुविधाओं के लिए पूरा फोर्स लगाना पड़ता है।
उसके पीछे का इकोसिस्टम क्या है उसको चिन्हित करने की मैंने कोशिश की। जी। तो बाकी लोगों को बुरा लग रहा है क्योंकि वो उनके पर्दे खुल रही हैं। जी, इस बात को पता नहीं आप कितना मानते हैं कि नहीं, पर मेरे हिसाब से इस तरह की जो मूवीज़ हैं जो सत्य घटनाओं पर प्रेरित होती हैं और जो इतने इंटेंस सब्जेक्ट पर होती हैं, उनका जो प्रमोशन है, उन पर चर्चा बहुत कम होती है। आपका क्या कहना है इस पर? इसका दोनों आंसर है। जी। एक आंसर यह है कि बहुत कम होती है और एक आंसर है कि बहुत होती है। अगर उसमें एलिमेंट ऑफ कंट्रोवर्सी आ जाए जिसमें कि देखिए मीडिया कैसे चलती है, जहाँ ट्रैक्शन मिलेगा वहां मीडिया भागती है। मीडिया सत्य के पीछे नहीं भागती है, मीडिया सत्य के पीछे की जो ड्रामा है उसके पीछे भागती है। अगर सत्य है उसमें ड्रामा नहीं है तो मीडिया उसके पीछे नहीं भागती है। बहुत सारे सत्य देश में है जी। जो भयावह सत्य है, मीडिया उसके पीछे मतलब एक सेगमेंट ऑफ मीडिया भागती है लेकिन उसमें ड्रामा नहीं है तो लोग उसके पीछे, हम और आप उसको देखते नहीं है। हाँ, उस पर मीडिया उसको नहीं देखा पाता होती है। मेरा कहना तो हाँ, तो लंबी चर्चा थी। लंबी चर्चा सत्य की चीजों में ना वो एक पूरी मशीनरी होती है तो नहीं चाहते हैं इसकी लंबी चर्चा हो। अगर आपका सवाल ये है तो ऐसे सवाल जिसमें आप गिर सकते हो वो चर्चा के लोग बचते हैं। जैसे बहुत सारे चैनल, मेन स्ट्रीम चैनल, अखबार ने इस पे चर्चा करने से बचा है। मैं तो जेएनयू गया था कि मेरे साथ आप डिबेट करो, मेरी फिल्म देखो, और मैं आया हूँ जेएनयू में, डिबेट करो मेरे साथ, मैं इसमें कहाँ गलत हूँ और ये आप चर्चा करो कि क्या आप संविधान के साथ हो या संविधान के खिलाफ हो, जी, या क्या माओवादी संविधान के साथ है या संविधान के खिलाफ है। कोई नहीं आया। मैंने उनको एक सिंपल सा बात बोला, जो कम्युनिस्ट है उसका डेमोक्रेट होना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप कम्युनिस्ट हो यानी आप कम्युनिज्म पे यकीन रखते हो, आप मानते हो कि कभी न कभी कम्युनिज्म आएगा और उसके जो 10-15 अलग अलग तरीके हैं उसमें से किसी एक तरीके से आप चल रहे हो। और आप पार्लियामेंट्री रूप से कम्युनिज्म चाहते, सीपीएम क्या चाहते हैं? जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है तो कम्युनिज्म में उनका यकीन है, तभी तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। तो सीपीएम, कुछ हद तक सीपीआईएमएल, ये पार्लियामेंट्री रूप से कम्युनिज्म चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में डेमोक्रेसी का स्पेस नहीं है। दूसरा हो गया जो हथियार लेके खड़े हैं कि हम तो संविधान ही बदल देंगे, बंदूक के दम पे लोगों को इकट्ठा करेंगे मुद्दा बेल के, और जैसे जन क्रांति रसिया में हुआ, जैसे जन क्रांति चाइना में हुआ, जैसे जन क्रांति नेपाल में अभी 2005 में हुआ, कंबोडिया में हो गया, हम वैसे कर लेंगे, सत्ता कब्जा करके संविधान बदले, जो माओवादियों का मंशा है। तो ये सब में से कोई भी डेमोक्रेसी के साथ नहीं है। आप कम्युनिस्ट हो तो डेमोक्रेट नहीं हो सकते। लोग ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इस पर डिबेट करेंगे तो ये एक्सपोज हो जाएंगे जी कि आप अगर कम्युनिस्ट हो तो कम्युनिस्ट क्यों हो आप? कम्युनिस्ट का मतलब सोशलिस्ट हो तो फिर कोई बात नहीं, भारत के संविधान पे रहो। कम्युनिस्ट का मतलब आप कम्युनिज्म में यकीन करते हो। अगर कम्युनिज्म में यकीन करते हो तो आपको ये संविधान में कहीं न कहीं आपके बदलने की नियत है कि संविधान को बदल के आप कम्युनिज्म जैसा बनता है उस तरह का कुछ लाना चाहते हो। रास्ता आपका सॉफ्ट हो सकता है, सीपीआई का रास्ता खून और बंदूक से नहीं है और सीपीआई माओइस्ट का रास्ता खून और बंदूक से है। रास्ते अलग है, मंशा दोनों के जी, इसलिए डिबेट नहीं करते। इस मूवी में एक सॉन्ग है वंदे वीरम, बहुत ही भावुक और मार्मिक, जिसके लिरिक्स आपने ही दिए हैं, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्या? अब मेरी शुरुआती बातों से आपको थोड़ा एहसास हुआ होगा जी कि माँ का दर्द है। जब मैं बताया था कि जब मुझे माँ का दर्द मिला, एक स्त्री का दर्द मिला, जी तो मुझे दिख गया कि मुझे क्या कहना है। उससे पहले मैं तय नहीं कर पा रहा था मैं क्या कहानी कहूँ, क्योंकि बहुत सारी कहानी और घटनाएं हैं इस जी मुद्दे पे। तो वो माँ वीर की वंदना तो होनी ही चाहिए, क्योंकि वीर सेलिब्रेट करने की चीज होती है। वो तैयार होते हैं अपनी किसी दूसरे के जिंदगी बचाने के लिए, अपनी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार होते हैं, तो उनकी वंदना तो होनी चाहिए, इसलिए वंदे वीरम है। लेकिन ये वंदे वीरम के पीछे की जो दर्द है, वंदे वीरम के पीछे की जो ताकत है,
वो एक माँ है। जी तो मैं वो कहना चाह रहा हूँ, वंदे वीरम तो है जी और हमेशा रहेगा, यस लेकिन वंदे वीरम की जो जमीन है, पृष्ठभूमि है, एनर्जी है, वो एक माँ है। माँ, प्रिसाइजली माँ। जी बिल्कुल मतलब माँ एक बच्चे को बड़ा करने में अपने जीवन का गोल्डन स्वर्णिम समय जो उनका होता है, 15-16 साल 20 साल लगाती है एक बच्चे को बड़ा करने में। और फिर कोई विचारधारा, कोई पॉलिसी आती है और उस माँ से उसका बेटा छीन लिया जाता है। दूसरे मेरा गाना क्या कहता है, जी हर बार माँ तू ही मरे, लड़े जंग कोई भी। क्योंकि हर जंग में जो मरता है या मरती है, जी वो उसको बड़ा किसी ने माँ ने किया, चलना किसी माँ ने सिखाया है, जी उसको वहां तक पहुंचाया है किसी माँ ने। अपनी जिंदगी को, सारी खुशियों को, सारे लग्जरी को, सारे प्लेजर को पीछे छोड़ते हुए एक माँ ने एक बच्चे को बड़ा करने पूरी जिंदगी लगाई है अपनी महत्वपूर्ण। जी भूल जाते जिंदगी, और उनका सेलिब्रेशन नहीं होता है, उनके दर्द की चर्चा नहीं होती। जब कहीं कोई भी मरता है, चाहे वो माओइस्ट मरे या हमारे सिक्योरिटी फोर्स, मरती है माँ, तो उनका दर्द, उनके दर्द की चर्चा नहीं होती है। इसीलिए मैंने वंदे वीरम तो है, लेकिन वंदे वीरम से पहले उस माँ के दर्द की गाथा को समझो, जी ताकि ऐसे विचार, ऐसे पॉलिसी से परहेज करो जिसमें किसी को मरना पड़ता है। जी ऐसे विचार और ऐसी पॉलिसी किस काम का, जिस पॉलिसी, जिस नीति या जिस विचार के आधार पे या जिस विचार की वजह से आप किसी को मारते हो या आपको कोई मारता है। जी तो ये वो उस दर्द और उस आयरनी, उस त्रासदी, उस विडंबना को रेखांकित करती है वो गाना। जी उस गाने का शुरुआती लाइन ही है, जब जब युद्ध में वीरों के जिस्म से रोह बिछड़ते हैं, आंगन में बैठी माओ के सीने में लहू उबलते हैं। जी तो वो उस दर्द को चिन्हित करने की, उस दर्द को एक स्वर देने की जी कोशिश है, जो मेरी फिल्म, हमने जो सिनेमा बनाई है उसकी आत्मा है। जी जी बहुत ही भावुक ये पूरा सॉन्ग है, और इसके जो एक एक शब्द हैं वो बिल्कुल दिल और दिमाग पर एकदम छप जाते हैं। मतलब आप उसको इतने आसानी से नहीं निकाल सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसको देने के लिए हम सबको। और इसके बाद मैं यही बोलना चाहूँगी और जानना भी चाहूँगी आपसे कि इस तरह की जो मूवीज़ हैं या डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वो बनाने के लिए बहुत साहस चाहिए, बहुत ब्रेवरी चाहिए, बहुत करेज चाहिए। तो मुझे नहीं लगता ये सब में होता है। इसको वही लोग सामने ला सकते हैं जो सच में, जिन्होंने इसको जिया है, बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है सारी चीज़ें, और जो लड़ना चाहते हैं और जो दिखाना चाहते हैं सच को, सच की सत्य घटनाओं को सामने लाना चाहते हैं बिना भय के। सब तो ये नहीं कर पाते हैं। तो आपका जो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि ये साहस के पीछे की प्रेरणा क्या है? मैं पहली बार आपके प्रश्न से असहमत हो रहा हूँ। इसके पहले के प्रश्नों से असहमत नहीं हो पा रहा था। देखिए, इसमें ये साहस मेरा नहीं है, ये साहस डायरेक्टर तो सेन का नहीं है, ये साहस विपुल शाह जो प्रोड्यूसर है उनका नहीं है, ये साहस उस सत्य और उस कहानी का है। बिल्कुल सही बात। इसका श्रेय ना मुझे जाएगा, ना मेरे ख्याल से डायरेक्टर को जाएगा, ना मेरे प्रोड्यूसर को जाएगा। ये कहानी और इस कहानी का सत्य इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपना रास्ता और अपने माध्यम खुद बनाते हैं, तो हम उस कहानी का माध्यम बने। जी मैंने इस कहानी को नहीं चुना है, जी इस कहानी ने मुझे या हमें चुना है। जी तो इसमें ये प्रेरणा हमें नहीं, कहानी ने हमें प्रेरणा दिया। कहानी ने हमें चुना कि मुझे ये आना है, पब्लिक डोमेन में, सरफेस पे आना है। उसके मैं फॉर्चुनेट था कि उस जर्नी में, कहानी की उस जर्नी में मैं भी एक किरदार रहा। जी जी
तो श्रेय कहानी को जाता है, श्रेय सत्य को जाता है, क्योंकि हर कहानीकार ये मानता है कि दुनिया कहानियों से बनी है, एटम से बनी होगी वैज्ञानिक कहते हैं, जी लेकिन बिल्कुल दुनिया कहानियों से बनी है। मनुष्य जो बाकी जानवरों से, प्राणियों से भिन्न हो पाता है, वो हमें कहानी पे यकीन करना ही मनुष्य को बाकी प्राणियों से अलग करता है। तो कहानी बहुत ही सशक्त चीज है। आप कहानी को हटा दीजिए तो मानव सभ्यता आपको नहीं दिखेगी। जी जी कहानी की बहुत ताकतवर है। कहानी किसी भी सत्ता और मतलब एक कहानी में ताकत होती है कि सत्ता को नीचे ले आए, पर कहानी बहुत ही ताकतवर चीज। तो एक कहानी की शक्ति थी और कहानी में जो सत्य है उसकी शक्ति थी, जो ये कहानी यहाँ तक पहुंची है, हम उसके किरदार। जी बिल्कुल सही बात है आपकी कि हम सब तो एक माध्यम है। सच तो सच ही रहेगा, वो तो अपनी जगह है, उसको कोई बदला नहीं जा सकता। हम सब माध्यम है उसको सामने लाने का। इतनी अच्छी कहानी देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो अब अपकमिंग कौन से कोई प्रोजेक्ट हैं, अगर आप बताना चाहें? एक है जो पब्लिक डोमेन में आ गया है तो मैं उसका जिक्र कर सकता हूँ, जी और बाकी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है तो मैं ऑथराइज नहीं हूँ उसको जी। जिक्र करने के लिए। एक है अगेन इसी तरह का, हार्ड हिटिंग है। देखिए, मैं ड्रामा का इंसान हूँ, मनोरंजन का इंसान हूँ, तो मुझे लव स्टोरी भी बनानी है, मुझे सोशल ड्रामा भी बनाने हैं, लेकिन इतनी सारी त्रासदियां हैं कि वो एक के बाद आ जाती है सामने। तो एक और जो अगली फिल्म है जी जिसका मैंने सिर्फ संवाद लिखे हैं, डायलॉग्स लिखे हैं, जी। वो अविभाजित बंगाल की पृष्ठभूमि पे है। अच्छा। जब बंगाल विभाजित नहीं हुआ था, देश विभाजित नहीं हुआ था, और उस समय के एक परिवार की, अगेन एक परिवार की कहानी है, जी। उनके साथ वो क्या गुजरता है, वो उस पृष्ठभूमि की कहानी है। उसका टाइटल है माँ काली। अच्छा। क्योंकि अब पब्लिक डोमेन में आ गया तो मैं वो बात अभी कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने पोस्टर लॉन्च कर दिए हैं। तो माँ काली उस फिल्म का नाम है। तो माँ काली तो काली हैं, तो उन्होंने तो दर्द की पराकाष्ठा वो झेली हुई हैं, जी हुई हैं, तो वो उसके ऊपर में। अच्छा जी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नए प्रोजेक्ट के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो आपका नया प्रोजेक्ट है वो भी बेहतरीन से बेहतरीन ही होगा, उसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल जल्दी ही इसको देखूंगी। मैं तो बिल्कुल एकदम एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए। पूरी अभी तक सिर्फ ट्रेलर ही देखा है, और सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ पर भी जो भारत देश में तो मोस्टली लोगों ने, मुझे लगता है, ये देख ली होगी अब तक, पर अमेरिका में, यहाँ शिकागो में, मैं सभी जो मेरे सर्किल में लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये मूवी को जरूर देखें। और थोड़ा दिल दहलाने वाली मूवी रहेगी, आपको थोड़ा सा विचलित कर देगी, पर इस मूवी का वही सार है, वही जो जैसी दिखाई गई है वही सत्य घटना है, उस पर ही आधारित है। तो थोड़ा सा विचलित होंगे, पर जरूर देखें, और अपने मित्रों परिवारजनों के साथ अगर देख सकें तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ जी, आपका इतना टाइम देने के लिए। मुझे पता है राइटर लोग जो हैं और जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं बहुत बिजी रहते हैं, पर आपने मुझे टाइम दिया बातचीत करने का। और आगे भी मौका मिलेगा तो बहुत डिटेल में बातें करेंगे, पर अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट है उसके लिए, और ये जो बस्तर मूवी है उसके लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने मौका दिया मुझे अपनी बात को अच्छे से रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते जी।